मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम, वॉट एवर फील कनेक्ट टू। आज का जो विचार है वो है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो ज़िद पर अड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो ज़िद पर अड़े होते हैं। सो फाइनली हम सब अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में हम सब ने बात किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता है। क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं, सॉयल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, और इस फार्मिंग में हम प्राकृतिक के द्वारा, जैसे गोबर का जो खाद होता है वो खेतों में बिखेर दिया जाता है, जिससे जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, वो उसी से अपना न्यूट्रिशनल लेते हैं और वो ग्रोथ होते रहते हैं। बट इट इज़ अ स्लो ग्रोथ, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, सो इसमें जो दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद में दूसरा ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर वही क्रॉप्स की बात करेंगे तो जीएमसी हो जाएगा। मतलब क्या बताइए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ ट्रांसजेनिक एनिमल्स या व्हाट इज़ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वही ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। ठीक, यानी क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल्स या प्लांट्स क्या हैं, जिसका जीन्स मॉडिफाई कर दिया जाए वही ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल्स हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आ रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वर्ड यूज़ कब होगा। ठीक, तो ये जो सॉरी ट्रांसजेनिक वर्ड्स यूज़ कब होगा, ट्रांसजेनिक वर्ड्स जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बाद ही यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है। यानी कि इसका जो बनाने का प्रोसेस होता है, इसमें ये होता है कि किसी भी ओरिजिनल प्लांट में जो फॉरेन जीन को इंड्यूस कर दिया जाता है, घुसा दिया जाता है, तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बन जाता है। वेरी सिंपल। ठीक है, और इसके जो फ़ायदे हैं आप सब जान ही रहे थे, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होते हैं तो इससे प्लांट्स को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हमने बताया था इसमें जो क्रॉप्स होते हैं, नहीं, हम सब ऐसा क्रॉप्स चाहते हैं जो कि उसको ना तो ठंड से फ़र्क पड़े, ना ही गर्मी से फ़र्क पड़े। ठीक है, और ना ही सूखे से, यानी कि अगर पानी की कमी हो भी रही तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्रॉप्स को। ठीक है, दूसरा हमने बताया था पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, यानी कि ऐसा प्लांट्स हम सबको चाहिए कि उस प्लांट में कीड़े ना लग सके, ताकि जो प्लांट्स हैं वो ख़राब ना हो सकें। ठीक है, जो दूसरा हमने बताया था, तीसरा बताया था जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बताया था, यानी कि ऐसा फसल हमें चाहिए कि कटाई के बाद में उसके नीचे, मतलब कह लीजिए कुछ भी ना बचे, जो फैरवा होता है वो ना बचने पाए। ठीक है, अगर बच भी जाता है तो इससे क्या होता है आप सब जान ही रहे हो, एयर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें ये है कि प्लांट के द्वारा जो न्यूट्रिशन होते हैं, या कह लीजिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सॉइल की मदद से पूरा अच्छे से ग्रोथ हो। मतलब कि जो प्लांट हैं हमेशा चाहते हैं कि सॉइल से वो अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन या जो मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, और जो पांचवा है, ये हम चाहते हैं पांचवा की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है। ठीक है, जैसे चावल में, मतलब चावल कौन सा चावल, गोल्डन राइस वाला, उसमें पाया जाता है विटामिन ए, यानी कि बहुत ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ठीक, तो ये सब जो है न्यूट्रिशनल क्वालिटी हाई हो। ठीक है, ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू पाया जाए। ठीक है, तो हम सबको जो स्टार्ट करना है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, सवाल यहाँ पर ये आता है कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो इसमें हम दो प्रोसेस से कर सकते हैं। अब वो दो प्रोसेस ये है। ठीक है, पहला है इसमें जीन एडिशन। ठीक, जीन एडिशन बोले तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि नया जीन ऐड कर देंगे, यानी कि जो मौजूदा प्लांट है उस प्लांट में हम नए जीन को ऐड कर देंगे, यानी कि बाहर से जीन को डाल करके जो नई चीज़ है वो एक्सप्रेस हो जाएगी, जाहिर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा आ रहा है, दूसरा ये है कि जीन सब्सट्रैक्शन, यानी कि कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल्स है, उसके जीन से, मतलब जो जीन है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। जीन सब्सट्रैक्शन का यही मतलब तो हुआ कि जो जीन है उसको हाइड कर दिया जाए, साइलेंस कर दिया जाए। ठीक है, छिपा दिया जाए या बाहर निकाल दिया जाए। तो इसमें दो मेथड हो सकते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है वो कैसे हो पाएगा। तो दो मेथड वो कौन कौन से हैं आप सब बताइए, जल्दी बताओ। दो हैं, कौन कौन,
जीन एडिशन, और जो दूसरा है वो जीन सब्सट्रैक्शन है। वेरी गुड। ठीक है, अब चलिए हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, इसमें होगा जीन एडिशन। ठीक है, अब इसके जो एग्ज़ाम्पल मैं बताने वाला हूँ आप सबको, वो क्या होगा आप सब बताइए। इसमें जो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल है वो क्या है, गोल्डन राइस है। वेरी गुड। ठीक है, तो जो जीन एडिशन है यहाँ पर, अगर जीन एडिशन की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आ रहा है गोल्डन राइस। ठीक, अब गोल्डन राइस कहाँ गया, ये है यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट, ये मिल गया। ठीक, तो गोल्डन राइस मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा सोना चावल। ठीक है, अब सोना चावल वो वाला सोना चावल नहीं कि हाँ अपने खेतों में सोने का जो धान है वो बो दिया और सोना आप सबको निकलेगा या मिलेगा। ठीक है, वो वाला सोना चावल यहाँ पर गोल्डन राइस है। क्यों? क्योंकि इसके जो राइस होते हैं वो येलोइश कलर के निकलते हैं, मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम गोल्डन राइस हो जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल इन्हेंसमेंट का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर कि जो पोषण है या जो पोषक तत्व है उसमें वृद्धि होना, ज़्यादा मिलना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा मिलना। तो गोल्डन राइस, अब ये जो गोल्डन राइस है ये क्या है, एक न्यूट्रिशनल इन्हेंस्ड राइस है, मतलब कि इस चावल में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और इस राइस के अंदर एक ऐसा जीन डाल दिया जाता है जो विटामिन ए बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब ये जो फॉरेन जीन होता है, मतलब जो जीन डाला जाता है, उस जीन का नाम क्या होता है? अगर किसी को पता है तो बताइए, जल्दी बताओ। फॉरेन जीन जो है जब राइस के अंदर डाला जाता है तो वो कौन सा जीन होता है? उस फॉरेन जीन का नाम क्या है? उस फॉरेन जीन का नाम है बीटा कैरोटीन जीन। ठीक है, उस फॉरेन जीन का नाम क्या है? बीटा कैरोटीन जीन। ठीक है, अब ये जो जीन है ये किस प्लांट से लिया जाता है? तो डैफोडिल प्लांट से लिया जाता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा नार्सिसस स्यूडो नार्सिसस। ठीक है, अब ये जो बीटा कैरोटीन जीन है, ठीक है, इस बीटा कैरोटीन जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है किसके अंदर? राइस के अंदर। राइस के अंदर इस बीटा कैरोटीन जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब सवाल यहाँ पर आता है किसके द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा? बताइए, जल्दी बताओ, किसके द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है? आप सभी जान रहे हो, बताओ, जल्दी बताओ। वेक्टर के द्वारा। अब ये जो वेक्टर है, प्लांट में कौन सा वेक्टर यूज़ होता है? बताइए बताइए, जल्दी बताओ। फास्ट रिप्लाई। हाँ बिल्कुल, एगेरोबैक्टीरियम जो होता है ये एक वेक्टर है और बीटा कैरोटीन जीन राइस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये कैसा राइस हुआ? ठीक है, तो ये एक ऐसा राइस हुआ कि ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। ठीक है, इसको हम सब ट्रांसजेनिक राइस भी कह सकते हैं। क्यों क्यों कहेंगे ट्रांसजेनिक राइस? बताइए, फटाक से बताओ, क्यों ट्रांसजेनिक राइस कहेंगे इसको? बताइए, जल्दी बताओ। क्योंकि इसके जीन में मॉडिफिकेशन हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक राइस। वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि जब राइस ग्रो हुआ, उसको हम सब ने खाया, बॉडी के अंदर गया। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन क्या बनाएगा? अब यहाँ पर बीटा कैरोटीन क्या बनाएगा? विटामिन ए बनाएगा। तो ये राइस जो है, कौन सा राइस? गोल्डन राइस। तो ये जो गोल्डन राइस है इसमें विटामिन ए न्यूट्रिशन ज़्यादा पाया गया या नहीं पाया गया? विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया गया। ठीक है, सो इट इज़ द ट्रांसजेनिक राइस। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ सकता है कि जो गोल्डन राइस होता है क्या वो गोल्डन कलर का ही होता है? तो बिल्कुल नहीं, ये जो इसका कलर होता है ये येलो कलर का होता है। ठीक है, यानी कि येलोइश इन कलर, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? गोल्डन राइस। ठीक है, अब यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, मतलब विटामिन ए की कमी होती है, यानी कि कह लीजिए इसके डिफिशियंसी के कारण क्या होता है? बताइए, जल्दी बताओ। नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, तो यानी कि जिस किसी भी पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस है तो गोल्डन राइस का यूज़ करके विटामिन ए के डिफिशियंसी को दूर कर सकता है। ठीक है, अब पहला हमने बताया जीन एडिशन में, क्या बताए थे? पहला गोल्डन राइस बताया है। ठीक है, अब जीन एडिशन में जो दूसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ यूरिडीन।
ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूरिडीन, ठीक है, कहाँ गया ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूरिडीन। ये अब ये जो ह्यूरिडीन है ये क्या है, ये एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। कौन बनाता है, ह्यूरिडिनेरिया बनाता है। अच्छा ये किस फाइलम से आता है, तो ये फाइलम एनीलिडा से आता है, ठीक है। अच्छा हाँ, आप सब ये जो वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो को देखने के साथ साथ में पीपीएफ यानी कि पेन पेपर और फोकस के साथ में बैठोगे, बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बार समझ लिए तो इसको आप अपने मन से एग्ज़ाम में कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी ये चैप्टर है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। तो जो बात कर रहे थे हम सब फॉर्मेशन ऑफ हीरोडिन की, ठीक है। तो ये एक एंटीकोगुलेंट है, कौन बनाता है, हीरोडिनेरिया बनाता है, ठीक है। ये फाइलम एनीलिडा से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये जो हीरोडिन है ये बहुत ढेर सारे मेडिसिन में यूज़ होता है, ठीक है। कौन क्या यूज़ होता है, हीरोडिन यूज़ होता है, ठीक है। तो अब हम सारा हीरोडिन एनीलिडा से तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ता है जो किसी और तरीके से हीरोडिन बना ले। कि अच्छा हम क्यों नहीं हीरोडिन एनीलिडा से ले सकते हैं। अगर एनीलिडा से हम हीरोडिन ले रहे हैं तो जो फाइलम एनीलिडा होगा जिसमें हीरोडिनोरिया आते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जो किसी और तरीके से हीरोडिन बना लें, ठीक है। किसी और तरीके से हीरोडिन बना लें। तो अब इसका जो तरीका है हीरोडिन बनाने का वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो हीरोडिनोरिया होता है ये फाइलम एनीलिडा से बिलोंग करता है, हम सभी जान रहे हैं। तो जो हीरोडिनोरिया है ये इसका जीन सिंथेसिस होगा, मतलब लैब में इसके जीन को सिंथेसाइज किया जाएगा। मतलब क्या, इसके जीन को लैब में से निकाला जाएगा, ठीक है। फिर इसको सिंथेसाइज किया जाएगा। अच्छा जीन किससे निकाला गया, तो ये जीन किससे निकाला गया, यहाँ पर हीरोडिनेरिया से निकाला गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीरोडिन है वो सिंथेटिक हुआ। अब जो जीन निकला, ठीक है, इस जीन को किसके अंदर डाल दिया गया, किसके अंदर घुसाया गया, और किसके द्वारा घुसाएंगे, बताइए जल्दी बताओ। जो हीरोडिनोरिया जीन निकला सिंथेसाइज हो करके वो किसके अंदर जाएगा, ब्रेसिका नेपस प्लांट के अंदर जाएगा, घुसा दिया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा, वेक्टर के द्वारा। और जो वेक्टर है वो क्या है, एगेरोबैक्टीरियम है, ठीक है। अब जो ब्रेसिका नेपस प्लांट से जो सीड्स निकले, जो बीज निकलते हैं, ठीक है, उस सीड्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो हीरोडिन होता है उसको अलग कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है, ठीक है। मतलब कूटा पीसा जाता है, फिर कूट पीस करके जो उसमें से हीरोडिन निकलता है उसको मेडिसिन में यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ हीरोडिन था ये टॉपिक ख़त्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो क्या है, चलिए देख। हाँ, सो इसमें जो नेक्स्ट है वो क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। अब पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होता है, अगर हम बात करें पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की, तो ये वो प्लांट होते हैं जिसमें कीड़े नहीं लगे, ठीक है। पेस्ट मीन्स हो जाएगा कीड़े, और रेजिस्टेंट मीन्स कह लीजिए कि जो उसके विरोधी होते हैं, मतलब जो कीड़ा है वो प्लांट में ना लगे, ठीक है। तो अब इस प्लांट को हम कैसे बनाते हैं, यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को हम कैसे बनाते हैं। खैर हमने इसको ऑफलाइन क्लास में ही बता दिया था, जो बीटी कॉटन है वो वाला, ठीक है। खैर हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ढेर सारे इंसेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। प्लांट्स को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक। यानी मैनी इंसेक्ट हार्म टू प्लांट्स, बहुत से ऐसे कीड़े होते हैं जो प्लांट्स को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कभी पत्तियां खा लेते हैं, फूल खा लेते हैं, जो उसका सीड्स होता है वो भी खा लेते हैं। मतलब उसका जो ग्रोथ है या कह लीजिए जो फूड का प्रोडक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो कुछ इंसेक्ट के यहाँ पर नाम दे रखे हैं, जैसे बीटल्स हो गया, लेपिडोप्टेरस हो गया, टोबैको वुडवर्म हो गया, फ्लाइज हो गई, मॉस्किटो हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम सब ऐसा चाहते हैं, हम सब क्या चाहते हैं, हम सब ऐसे प्लांट चाहते हैं कि जो प्लांट हैं, यानी कि जो किसान हैं वो ये चाहते हैं कि जो प्लांट है उसमें कीड़े ना लगने पाएँ। किसान लोग यही तो चाहते हैं कि जो प्लांट है उसमें कीड़े ना लगे, ताकि जो हमारा फसल है, ताकि जो हमारा
फूड का प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो ये जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ पौधे को ही नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ये इसकी डाइट में शामिल होता है। मतलब कि ये जो इंसेक्ट होता है बीटी को भी खा जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीटी? कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताइए, बीटी का फुल फॉर्म क्या है? बीटी का फुल फॉर्म कौन बताने जा रहा है? ठीक, वेरी गुड, जिसने भी बताया हो। ठीक है, जो लोग बताए हैं बहुत अच्छा। तो इंसेक्ट बीटी को भी खा जाता है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर आता है ये कि जो प्लांट्स हैं उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसके लिए जो बायो टेक्नोलॉजी है वो क्या क्या है, कैसे प्रोटेक्ट होती है, वो जो प्लांट है उसमें कीड़े कैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो यानी कि बात कर रहे थे जो इंसेक्ट होता है वो बीटी को भी खा सकता है, खाता भी है, ज़रूरी है खाना उसको, उसका भोजन है तो खाएगा ही ज़रूर। ठीक है, तो अब लेकिन जो बीटी होता है, बीटी के पास में नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जब इंसेक्ट बीटी को खाता है तो ये उसको ज़िंदा नहीं छोड़ता है, ये उसको ज़िंदा नहीं छोड़ता है। देखिए यहाँ पर बीटी के डाइट में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक, इंसेक्ट जो होता है बीटी को खाता है। ठीक, लेकिन उसके पास में नेचुरल डिफेंस होता है। जब इंसेक्ट बीटी को खाता है तो क्या होता है, उसको ज़िंदा नहीं छोड़ता है। ठीक है, बीटी इस इंसेक्ट को मारने के लिए एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बीटी टॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, हमने बताया यहाँ पर कि ये जो बीटी होता है, बीटी इस इंसेक्ट को मारने के लिए, अच्छा किस इंसेक्ट को मारने के लिए, बीटल्स, लेपिडोप्टेरस, टोबैको बर्डवार्म, फ्लाइज, मॉस्किटो। ठीक है, इन सब को मारने के लिए जो बीटी होता है एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बीटी टॉक्सिन। अब इस बीटी टॉक्सिन को हम प्रोटॉक्सिन कहते हैं। अच्छा, प्रोटॉक्सिन क्यों कहते हैं? प्रो मीन्स हो जाएगा इनएक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसको हम प्रोटॉक्सिन कह देते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया होता है, मतलब कि ये जो बीटी टॉक्सिन होता है, जब तक ये बीटी के अंदर है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। मैंने कहा ये बीटी टॉक्सिन जब तक ये बीटी के अंदर है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। मतलब कौन से फॉर्म में होता है? प्रोटॉक्सिन फॉर्म में होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, जैसे ही ये बैक्टीरिया इंसेक्ट के अंदर जाएगा वो प्रोटीन इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि बीटी ने जो टॉक्सिन बनाया अपने अंदर खुद क्यों नहीं मारा? यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि जो बीटी है, बीटी ने जो टॉक्सिन बनाया वो खुद के ही अंदर है, तो वो खुद क्यों नहीं मर गया? भाई सवाल यहाँ पर ये आ रहा है ना, इसका आप सब जवाब बहुत अच्छे से जान रहे हैं। ठीक है, पता भी है, सभी को पता होगा हमारे ख्याल से। तो यानी कि जो बीटी टॉक्सिन है ये जब बीटी के अंदर जाता है तो क्या करता है, एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है जिसको हम बीटी टॉक्सिन कहते हैं। लेकिन ये बीटी टॉक्सिन जब तक ये बीटी के अंदर है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही ये बैक्टीरिया इंसेक्ट के अंदर जाएगा वो प्रोटीन इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो सवाल यहाँ पर क्या आ रहा था? सवाल ये आ रहा था कि जो बैक्टीरिया है ये जब बीटी टॉक्सिन बनाता है तो अपने अंदर, मतलब जब इसका फॉर्मेशन होता है तो वो खुद क्यों नहीं मर जाता है, खुद क्यों नहीं मर गया भाई? इसका सिंपल सा आंसर है क्या, कि वो जो टॉक्सिन है वो प्रोटॉक्सिन है। मतलब क्या, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी काम नहीं कर सकती, बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। और जब काम नहीं करेगी तो जो वो बीटी है वो खुद नहीं मर सकता है। ठीक है, तो यानी कि जब इंसेक्ट ने टॉक्सिन को खाया, यानी कि जब इंसेक्ट ने टॉक्सिन को खाया तो जो टॉक्सिन था इंसेक्ट के अंदर गया। इंसेक्ट के अंदर कहाँ पर जाएगा? मिडगट के अंदर जाएगा और वहाँ पर एल्केलाइन पीएच होता है। और जैसे ही एल्केलाइन पीएच मिला वहाँ पर, तो जो प्रोटॉक्सिन था, मतलब कि जो जहर था, इनएक्टिव था, तो जैसे ही उसके मिडगट के अंदर गया तो जो टॉक्सिन था वो एक्टिवेट हो जाएगा। टॉक्सिन क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो जहर निकला, ठीक है, ये जो टॉक्सिन निकला, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, जो इंसेक्ट था उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। यानी कि मोदी जी अब बचाने नहीं आने वाले हैं कि हाँ उसके अच्छे दिन ला पाएंगे। ठीक है, तो ये अब असंभव है, यानी कि उस कीड़े को मरना ही मरना है, अब हर हाल में कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, उसके अच्छे दिन कोई नहीं ला सकते, उसके बुरे दिन स्टार्ट हो गए। ठीक,
तो अब ये जो टॉक्सिन है, यानी कि जो जहर था, जब इंसेक्ट ने उसको खाया, मिडगट के अंदर गया, वहाँ पर क्या मिला, एल्केलाइन पीएच मिला। जो प्रोटॉक्सिन था वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब जैसे ही वो एक्टिवेट हो गया तो जो टॉक्सिन था वो कहाँ पर जाकर के चिपक जाएगा, इपीथीलियल सेल के अंदर, वहाँ पर चिपक जाएगा। ठीक है। और जैसे ही वो उसके एपिथेलियल सेल की सतह पर चिपक जाता है तो उसको क्या करने लगता है, पोर्स करने लगता है, छोटा छोटा छेद करने लगता है, होल करने लगता है। ठीक है, होल का फॉर्मेशन करने लगता है और जो फ्लूइड होता है उसके शरीर में स्टोर हो जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे ही जो सेल्स होते हैं वो फुल होते हैं तो लाइसिस हो जाते हैं, मतलब ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। ठीक है। तो यानी कि ये जो बीटी है, बीटी क्या है, बीटी इज़ लाइक मैं मरूंगा और तेरे को भी लेके डूबूंगा। यानी कि बीटी कह रहा है मैं खुद तो मरूंगा ही मरूंगा लेकिन तेरे को भी लेकर के डूबूंगा। ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस चलता रहता है इसमें। अब जब सेम प्रोसेस इसमें चलता रहता है तो कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया कि जब ये इंसेक्ट बीटी को खाता है, इंसेक्ट ही मर जाता है। बीटी में कुछ तो ऐसा परसेंट है जो इंसेक्ट को मारने की क्षमता रखता है। तो साइंटिस्टों ने पता लगाया कि बीटी टॉक्सिन के, एक्चुअली साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि जो बीटी टॉक्सिन के जीन्स हैं उसको अगर क्रॉप में डाल देंगे तो जब इंसेक्ट कॉटन को खाएगा या फूल को भी खा जाएगा तो क्या होगा, जो इंसेक्ट है वो मर जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर बीटी टॉक्सिन के जीन को फसल में डाला जाएगा, क्रॉप में डाला जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा इस प्रोसेस में, बीटी टॉक्सिन जीन को, इसके जीन का सिंथेसाइज होगा और जब जीन सिंथेसाइज होगा तो इसमें क्राइजीन बनेगा और क्राइजीन जो है वो बीटी टॉक्सिन बना सकते हैं। जो क्राइजीन है वो क्या कर सकते हैं, बीटी टॉक्सिन को बना सकते हैं। अच्छा, इसको हम क्राइजीन क्यों कहते हैं, क्राइजीन हम इसको इसलिए कहते हैं कि जो प्रोटीन बनाता है वो क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन बनाता है, इसीलिए इसको हम क्राई प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। इसमें आता है नेक्स्ट जो क्राई फर्स्ट एसी है, क्राई सेकेंड एसी है, ये क्या करता है, जो बॉल वार्म कॉटन होता है ये उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। किसको कंट्रोल करता है, बॉल वार्म कॉटन को कंट्रोल करता है। और वही जो क्राई फर्स्ट ए बी है ये क्या करता है, जो कॉर्न बॉर्नर होता है ये उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। दूसरा है इसमें जीन सब्सट्रैक्शन। कुछ पॉइंट्स बच रहे हैं इसमें, हम डिस्कस करना चाहेंगे क्राई फर्स्ट ए बी के बारे में। ठीक है, अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं जीन सब्सट्रैक्शन। तो क्राई फर्स्ट ए और बी क्या है, क्राई फर्स्ट ए बी यानी कि एक कॉर्न बर्नर को कंट्रोल करता है। ठीक है। यानी कि जो बीटी जीन है उस बीटी जीन को कॉटन के अंदर या कॉर्न के अंदर डाल दिया जाता है। और भी प्लांट्स हो सकते हैं जैसे ब्रिंजाल हो गया, गोल्डन राइस हो गया, और भी इसमें ऐसे कुछ हैं। ठीक है, डाल दिए जाते हैं, सॉरी गोल्डन राइस में नहीं। ठीक है, जैसे ब्रिंजाल हो गया, टोमेटो हो गया, ठीक है, बाकी अदर प्लांट्स। ठीक है। तो बीटी जीन को कॉटन के अंदर या कॉर्न के अंदर डाल दिया जाता है। उसने एक्सप्रेस किया, जब जीन को डाला गया तो उसने एक्सप्रेस किया अपने जीन को, और जब अपने जीन को एक्सप्रेस किया तो उस जीन को किसने खाया, यानी कि उसको किसने खाया, उस जीन में जो डाला गया था, किस में डाला गया था, कॉटन में मान लीजिए अगर डाला गया, कॉर्न में डाला गया, तो उस कॉटन या कॉर्न को किसने खाया, इंसेक्ट ने खाया। ठीक। अब वो जब इंसेक्ट ने खाया, जो प्रोटॉक्सिन था जब उसके बॉडी के अंदर जाएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जो टॉक्सिन था वो उसके बॉडी के अंदर में जाएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और इंसेक्ट की मिडगट में छेद कर देगा। और जब छेद कर देगा तो लाइसिस हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे, और जो इंसेक्ट होगा वो डेड हो जाएगा, किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये जो बीटी क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ये बीटी क्रॉप्स क्या ह्यूमन के हेल्थ पर भी कुछ असर करते हैं, क्या कोई इसका जवाब बताना चाहेगा कि जो बीटी क्रॉप्स होते हैं क्या ये इंसानों के ऊपर भी इसका कुछ असर होता है, असर पड़ता है? तो ह्यूमंस पर कोई असर नहीं पड़ता है, कुछ भी असर नहीं पड़ता है। ये जो बीटी क्रॉप्स है ये सिर्फ इंसेक्ट के लिए ही है, इस क्रॉप्स को हम सब खा सकते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट होगा जीन सब्सट्रैक्शन। बताइए जीन सब्सट्रैक्शन का हमने क्या बताया था सबसे पहले हम ये बताए थे जीन सब्सट्रैक्शन क्या होता है। जीन सब्सट्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही बता दिए हैं। जीन सब्सट्रैक्शन मतलब क्या, कि जीन को बाहर कर देना, एक्सप्रेस ना होने देना, उसको निकाल देना, साइलेंस कर देना, हाइड कर देना। ठीक है।
सब्सट्रैक्शन मिल गया। ठीक, चलिए देखते हैं। जीन सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या कर देना, नॉकआउट कर देना, निकाल देना, इनएक्टिव कर देना, साइलेंस कर देना। ठीक है, अच्छा, इस टेक्निक को और किस नाम से जानते हैं, क्या कोई बताना चाहेगा? हाँ, RNAi के नाम से जानते हैं, RNA इंटरफेरॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको किसने दिया था? तो एंड्रयू फायर एंड क्रेग सी मेलो ने दिया था। इसमें फर्स्ट जो सीन था ये पाया गया कि सेनोर हेपेटाइटिस एलिगेंस 1998, ये जो सेनोर हेपेटाइटिस एलिगेंस है ये एक नेमाटोड है। ठीक है, RNAi टेक्निक ये सब जो है ये यूकैरियोटिक सेल में ही होता है, यानी कि RNAi टेक्निक्स ये किस सेल में होता है? तो यूकैरियोट सेल में होता है। ठीक है, एज ए मेथड ऑफ नेचुरल डिफेंस के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड इनहेबिट RNA ट्रांसलेशन, यानी कि जो स्पेसिफिक RNA है, यानी कि कोई mRNA को रोकना, यानी कि mRNA को रोक देना ताकि प्रोटीन ना बन सके, और जो प्रोटीन ना बन सकेगा तो जो कोई डिजीज़ है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यानी कि mRNA को रोकना तो क्या हो जाएगा? साइलेंस हो जाएगा। ठीक है, एक डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होगा और उस जीन को साइलेंस कर देगा। ठीक है, जो डिजीज़ को कॉज कर रहा है प्लांट्स में। ठीक, यानी कि साइलेंसिंग डबल स्ट्रैंडेड RNA कर रहा है। ठीक है, हाँ, इस प्रोसेस में ये होगा कि आप एक mRNA प्रोटीन को नहीं बनाने दे रहे हैं, और जब mRNA प्रोटीन को नहीं बनाने देंगे तो जो रूट का नॉट डिजीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि डबल स्ट्रैंडेड RNA लोगे कहाँ से? बताओ कहाँ से लोगे? तो जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA है, इन्फेक्शन बाई RNA वायरस, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। ठीक है, इसमें रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेट बाई RNA इंटरमीडिएट, यानी RNA इंटरमीडिएट के द्वारा इसमें रेप्लिकेट स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें किस तरीके से मदद लिया जाएगा, सवाल यहाँ पर ये आता है। हाँ, फिगर नंबर 10.2 आप सब देख सकते हो इसका फ़ोटो, कि जो टोबैको प्लांट है इसको किस तरीके से इसके जड़ में गांठ को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो कैसे मदद ली जाएगी इसमें, बात यहाँ पर ये आती है। ठीक है, तो जो टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट किसके द्वारा डिस्टर्ब होता है, किसके द्वारा परेशान किया जाता है यहाँ पर? तो परेशान किया जाता है, किसके द्वारा परेशान किया जाता है? हाँ, तो जो टोबैको प्लांट होता है वो किसके द्वारा परेशान किया जाता है? तो एक नेमाटोड होता है, मान लीजिए एक इंसेक्ट होता है। ठीक है, ये नेमाटोड क्या करता है? टोबैको प्लांट को डिस्टर्ब करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और जब परेशान करता है तो क्या करता है? इसके रूट्स में इन्फेक्शन पैदा कर देता है। इसके रूट्स में क्या पैदा करता है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो जाता है, किसके कारण होता है? तो मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा के कारण ही रूट में इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा है क्या? तो ये एक नेमाटोड है, और नेमाटोड का मतलब राउंड वार्म, यानी कि रूट में इन्फेक्शन किसके द्वारा हो रहा है? राउंड वार्म के कारण हो रहा है। तो टोबैको प्लांट को क्या कर देता है? इन्फेक्ट कर देता है। कौन? नेमाटोड राउंड वार्म। ठीक है, ये क्या करता है? इन्फेक्ट कर देता है, और जब इन्फेक्ट हो जाता है तो टोबैको प्लांट के जो रूट होते हैं उसमें गांठ पैदा होने लगते हैं। ठीक है, रूट नॉट डिजीज़ जिसको बोलते हैं, नॉट का मतलब क्या है? गांठ। ठीक है, तो उसमें जब गांठ उत्पन्न होने लगते हैं तो जो प्लांट्स होता है वो ख़राब होने लगता है। ठीक है, उसका जो तंबाकू का उत्पादन होता है कम हो पाता है, और साथ ही साथ में जब जड़ ही ख़राब हो गया तो फिर क्या अब अच्छे से उसका विकास हो पाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो अब नेक्स्ट ये यहाँ पर सवाल आता है, सवाल ये है कि इस रॉट नॉट डिजीज़ को हम कैसे दूर करें, किसकी मदद से? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम इस रूट नॉट को कैसे दूर करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये करेंगे कि टोबैको प्लांट में जो होता है वो कौन जाता है? नेमाटोड राउंड वार्म, यानी कि क्या? मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा के जीनोम जो होते हैं टोबैको प्लांट के अंदर जाते हैं, और वो जीनोम क्या करते हैं? mRNA बनाते हैं, और mRNA जब बनाते हैं तो उसके बाद में क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन के बाद में क्या बनता है? नॉट बनता है। नॉट मतलब क्या?
जड़ का गांठ बनता है, ठीक है। तो अब हमें इस डिजीज़ को दूर करना है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। तो कैसे होगा ये, चलिए बात करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अब टोबैको प्लांट में आने ही वाला है। कौन आने वाला है, बताइए बताइए जल्दी बताओ, सभी लोग जान रहे हो। मेलिडो गायनी इनकॉग्निटा आने ही वाला है। तो मेलिडो गायनी इनकॉग्निटा के आने से पहले हमें ऐड क्या करना है, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल देना है, ठीक है। और जब एक स्पेसिफिक जीन डाल देंगे तो उसमें क्या होगा, सेंस एमआरएनए, एंटी सेंस एमआरएनए भी बनेंगे और डबल स्टैंडर्ड बना के बैठे रहेंगे पहले से ही, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड जब बना करके बैठे रहेंगे उसमें, तो जो मेलिडोगाइनी है वो आते हैं और एमआरएनए जो बना था उस एमआरएनए को डबल स्टैंडर्ड से जुड़ जाएंगे, ठीक है, उस डबल स्टैंडर्ड से जुड़ जाएंगे। तो एमआरएनए से जा कर के उसको साइलेंस कर देते हैं। किसको साइलेंस कर देते हैं, जो राउंड वार्म के जीन आए और जो पहले से सेंस एमआरएनए, एंटी सेंस एमआरएनए मौजूद थे, तो उसको साइलेंस कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से जुड़ता है तो एमआरएनए के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से। और जब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो मतलब क्या हुआ, एमआरएनए ख़त्म हो गया, यानी कि प्रोटीन अब नहीं बनेगा। और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो रूट नॉट डिजीज़ भी नहीं होगा। किस में नहीं होगा, बताइए किस में नहीं होगा, टोबैको प्लांट में रूट नॉट डिजीज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब हाँ, नेक्स्ट इसमें है कि क्या ये ट्रिपल एमआरएनए क्यों नहीं होगा। ट्रिपल एमआरएनए नहीं होगा क्यों, क्योंकि इसके साथ में एंजाइम्स भी आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स बना करके, जो राउंड वार्म है, राउंड वार्म के एमआरएनए को कट कर देते हैं। और जब कट कर देंगे तो कहाँ से ट्रिपल एमआरएनए बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। यानी कि एमआरएनए कट हुआ तो प्रोटीन नहीं बनेगा, अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो बीमारी भी नहीं होगी, जिससे जो टोबैको प्लांट है वो बच जाएगा। किससे बच जाएगा, चलिए बताओ, नेमाटोड से बच जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल ये आता है कि जैसे जो प्लांट्स होते हैं, किसके प्लांट्स, टोमेटो के प्लांट्स, ठीक है। तो जो टोमेटो प्लांट होते हैं, देसी टमाटर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो देसी टमाटर होते हैं आजकल बहुत जल्दी राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, ठीक है। और जब पक जाते हैं तो यानी कि जहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, अब वहाँ पर तो जो टोमेटो होते हैं इकट्ठा ही आ जाते हैं, ठीक है। तो बायोटेक की मदद से जो टमाटर का पकने का समय है उसको ज़्यादा कर दिया जा सकता है, किसकी मदद से, बायोटेक की मदद से। और ऐसा हुआ भी है, जैसे हाइब्रिड जो होता है टमाटर, उसकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत लंबे समय के बाद में पकता है इन कंपैरिजन टू देसी टमाटर, ठीक है। चलिए, तो आरएनएआई टमाटर पौधे में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जो टमाटर होता है, इस टमाटर में एक जीन पाया जाता है, उसको हम कहते हैं पॉलीगैलेक्टोरिनोज। क्या कहते हैं, पॉलीगैलेक्टोरोनेज, ठीक है। अब ये जो जीन है ये जिम्मेदार होता है किसके लिए, टमाटर को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब जब टमाटर पक जाता है तो भैया वो ख़राब हो जाता है, मतलब कुछ दिन तक ही चल पाता है, बहुत कम समय तक ही चल पाता है, ठीक है। तो इसमें भी कौन सा प्रोसेस होगा, जीन सब्सट्रैक्शन प्रोसेस होगा। और जब जीन सब्सट्रैक्शन प्रोसेस होगा तो इसमें क्या किया जाएगा, जो टमाटर पकाने वाला जिनिया है उसको निकाल लिया जाएगा। किसको निकाला जाएगा, गैलेक्टोरोनोस को निकाल लिया जाएगा, जीन सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा, जीन को साइलेंस कर देंगे। और जब जीन को साइलेंस कर देंगे भैया, तो जो टोमेटो है वो लंबे समय तक टिक पाएगा, यानी कि जो उसका राइपनिंग टाइम है वो एक लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा समय तक पकेगा नहीं, ठीक है। जहाँ देसी टमाटर जो होता है 2 दिन में ही ख़राब हो जाता है, तो वो मान लीजिए 1 सप्ताह तक वो चल सकता है, ठीक है, जब वो जो जीन है वो साइलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी सॉफ्ट नहीं होगा और जो टोमेटो है वो टाइट रहेंगे एक लंबे समय तक के लिए, ठीक है। इसको फ्लेवर सेवर टोमेटो भी कहते हैं। सो फाइनली एग्रीकल्चर डन हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मेडिसिन के ऊपर होगा, ठीक है। अगर डाउट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हो पर्सनली।
ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है।